अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोलराइजेशन ऑफ लाइट को, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में ये था कि हम लोग कैसे अनपोलराइज्ड लाइट से या ऑर्डिनरी लाइट से पोलराइज्ड लाइट अचीव कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 4 मेथड्स हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया था कि फ़र्स्ट 2 हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट मेथड जो था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जो कि है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का। और सेकंड मेथड जो है वो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस। उसी को आज हम लोगों ने डिस्कस करना है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग कैसे लाइट को पोलराइज करेंगे। तो इसमें मैंने लिखा है व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट फॉल्स ऑन ग्लास, वाटर एक्सेट्रा, रिफ्लेक्टेड रे इज पार्शली प्लेन पोलराइज्ड। इसका ये मतलब है कि जब कोई फ्लैट सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, आपको पता है रिफ्लेक्शन जो होती है स्मूथ सरफेस से अचीव होती है। तो जब हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट को या ऑर्डिनरी लाइट को फॉल करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी ऐसी सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती है, जैसे ग्लास हो गया या फिर वाटर हो गया, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो क्या होती है? पार्शली प्लेन पोलराइज्ड। यानी कि वो फुली पोलराइज्ड नहीं होती, बल्कि पार्शली पोलराइज्ड होती है, हाफ वो पोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसको फुली पोलराइज्ड करने के लिए हमें एक एंगल अचीव होता है। इसी वजह से सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द पोलराइजेशन इज कंप्लीट विच इज़ कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल। यानी कि पोलराइजिंग एंगल वो एंगल है जिसमें आपके पास ऑर्डिनरी लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड बन जाती है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग एंगल। तो आज हम लोगों ने वही देखना है कि कैसे हम लोग पोलराइजिंग एंगल अचीव करते हैं और क्या होता है पोलराइजिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है इस टॉपिक में। अगर आप ये देखें, ये सपोज आपके पास कोई भी सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी, वाटर सरफेस ले लें, ग्लास सरफेस ले लें, जो भी है। ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है, सॉरी मिस्टेकनली एंगल जो है उसका वो डायरेक्शन गलत हो गई थी, दूसरी साइड पे लगी थी। यहाँ पे आपके पास ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, और ये आपके पास जब इस सरफेस पे पड़ रही है तो यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब आपको पता है लास्ट के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होते हैं। इस वजह से मैंने आई पी का नाम दिया है इस एंगल को, जो कि इंसिडेंस एंगल है, और ये वाला भी आई पी ही है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ये आपके पास डॉटेड लाइन में नॉर्मल ड्रा हुआ है। अब हम लोग कहते हैं कि जब इस सरफेस पे ये लाइट इंसिडेंट हुई है तो हाफ रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है और हाफ रे इसमें से ट्रांसमिट हो गई है, यानी रिफ्रैक्शन काज हुई है। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है। अब यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इसको मैंने आर से डिनोट किया है। ये आर एंगल जो है ये आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है। ठीक है, अब एक चीज़ और, वो ये कि ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री का। यानी ये दोनों रेज जो होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, क्लियर होगा? ये आपके पास नॉर्मल ड्रा हुआ है, ये आपके पास सॉलिड लाइन जो है उस सरफेस को डिनोट करिए जहाँ से रिफ्लेक्शन काज होगी। ये इंसिडेंट रे है और ये आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ये थर्ड जो है वो रिफ्रैक्टेड है जो मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो गई है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को नाम दे दिया आई पी का। और ये जो एंगल आर है ये आपके पास रिफ्रैक्शन का एंगल है। ठीक है, अब हम लोगों ने आगे यूज़ करना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आपको पता है क्या होता है? N1 साइन आई पी इज इक्वल टू N2 साइन आर मैंने कर दिया। ठीक है, या फिर इसको जनरल फॉर्म में आप लोग अगर लेना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं N1 साइन I1, ठीक है, या θ1 इज इक्वल टू N2 साइन θ2। यानी दोनों एंगल्स होते हैं, N1 आपके पास एक मीडियम है, N2 आपके पास सेकंड मीडियम। एक जैसे हम लोग कह देते हैं कि एयर है, और सेकंड मीडियम आपके पास यहाँ पे अगर आप लोग रिफ्लेक्टेड सरफेस ले रहे हैं, कोई भी ग्लास या वाटर ले रहे हैं, वो आपके पास उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होगा। ठीक है, तो इस वजह से N1 साइन आई पी मैंने फर्स्ट एंगल ले लिया, और N2 साइन आर जो है वो आपके पास सेकेंड एंगल है आर। तो ये मैंने इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का।
अब एक चीज़ और ये है कि ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, अगर आप इसको बैकवर्ड ड्रा करें यूँ इसमें, अगर आप इसको बैकवर्ड ड्रा करें तो वहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एंगल जो है वो कितना बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको बैकवर्ड ड्रा करें ना यूँ पीछे, तो ये आपके पास क्या होगा, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री बनता है। ये देखें जी इस तरह, ये अगर मैंने बताया आपको कि रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम लोग बैकवर्ड ड्रा करें तो ये वाला, ये जो मैंने लार्ज करके दिखाया है, ये आपके पास कम्प्लीटली क्या बनता है 180 डिग्री बनता है। अगर यहाँ पे नॉर्मल के साथ एंगल आर है तो यहाँ पे इसका बैकवर्ड ड्रा करने से भी नॉर्मल के साथ ये जो एंगल होगा ये भी आर होगा। ठीक है, यानी ये यहाँ से लेकर सिरे तक से लेकर नॉर्मल तक का एंगल ये आर होगा। तो ये आपके पास आर प्लस आई पी प्लस 90 डिग्री किसकी इक्वल आ रहा है 180 डिग्री की। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने इस स्टेप में लिखा है आई पी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आप लोग यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 90 और आई पी को मैं इस साइड पे ले आई हूँ, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएंगे, 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब इस आर की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, साइन आर की जगह आ जाएगा साइन 90 माइनस आई पी। अब ये जो साइन 90 माइनस आई पी है, ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है। इसके अकॉर्डिंग साइन 90 माइनस आई पी जो है वो कॉज आई पी की इक्वल आ जाता है। ठीक है, आप लोग लगा के चेक कर सकते हैं, आइडेंटिटी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, एक साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप लोग लगा के चेक करें तो यहाँ पे कॉज आई पी आ जाता है साइन 90 माइनस आई पी की जगह। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा फार्मूला को रीअरेंज करें तो ये आपके पास आ जाता है साइन आई पी ओवर कॉज आई पी इज इक्वल टू N2 ओवर N1। तो ये साइन ओवर कॉस ये क्या चीज़ बनती है आपके पास tan। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं tan आई पी इज इक्वल टू N2 ओवर N1। तो यहाँ से आप आई पी ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि इंसिडेंस एंगल है, इसी को हम लोग पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है ब्रीविस्टर्स एंगल का। ठीक है, ब्रीविस्टर्स एंगल। तो यहाँ से आई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स N2 ओवर N1। अगर आप लोग बुक में देखें, आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है फॉर ग्लास n इज इक्वल टू 1.55, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ है। अगर आप लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करते हैं तो आई पी की वैल्यू आ जाती है 57 डिग्री। ठीक है, आई पी की वैल्यू 57 डिग्री है। ये आप लोग याद रखना चाहते हैं तो ये रख लें क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स में इसको यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास था सेकंड मेथड कि हम लोग कैसे ऑर्डिनरी लाइट से पोलराइज्ड लाइट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यही दो मेथड्स आप लोगों ने डिस्कस करने थे, तो ये आपका टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट वाला कंप्लीट हो जाता है।